हेलो एवरीवन, वेलकम्स यू ऑल इन ऑनलाइन क्लास ऑफ अदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सो आज हम हमारा हिस्ट्री की बुक का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो इसके हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। एक बहुत बड़ा राज्य है, एक साम्राज्य है। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। कहते हैं हम अपने जो कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स के ऊपर देखते हैं ना, पैसों सिक्के होते हैं, जो नोट्स होते हैं, उनके ऊपर ऐसा ऐसा मार्क बना हुआ होता है। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार कंसिडर करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे। तो कहते हैं वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं, वो पत्थरों से बने होते हैं, पत्थरों के मार्क होते हैं वो। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। कहते हैं तो ये जो थे किसके कहने पर किए गए थे उत्कीर्ण? अशोक के कहने पर इन्हें क्या करवाया गया था? पत्थरों पर खुदवाया गया था, बनवाया गया था। इसके पहले कि हम यह जानें कि अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है कि स्थापना किसने की थी और कितने साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं, अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलेंगे हमें। साम्राज्य में बहुत से नगर आते हैं। अब साम्राज्य क्या होता है? जिसमें क्या आते हैं, बहुत सारे राज्य आते हैं, उससे क्या बोलते हैं हम? साम्राज्य बोलते हैं। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर प्रदेश में एक और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। तो बच्चे चैप्टर की जो रीडिंग है ना वो इतने अच्छे से किया कीजिए सो दैट आपको जो क्वेश्चंस हैं वो करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। यानी कि जो मध्य भारत यानी कि सेंट्रल इंडिया था, वहाँ पर क्या थे? बहुत सारे जंगल थे। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। मतलब क्या करते थे? फल फूल बीजकर और क्या करते थे? जानवरों का शिकार करके ही पैसा कमाया करते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक तक भी। क्या मतलब कि अलग अलग प्रकार के कपड़े और भाषाएं थी उनकी। साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता। मतलब कि जो मौर्य साम्राज्य पर किसी एक पर्टिकुलर राजा का राज नहीं था, ठीक है, वहाँ पर अलग अलग जगह का अलग अलग शासक था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह है कि इसके इलाके में गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। मतलब कि जो राजा थे वो क्या करते थे? कर का मतलब क्या होता है? आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं? हर चीज़ के लिए क्या पे करते हैं? टैक्स पे करते हैं ना। जैसे कि हम एक चप्पल तक भी खरीद रहे हैं तो इसके लिए हम क्या पे कर रहे हैं? टैक्स पे कर रहे हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, तो वैसे ही पुराने टाइम में जो गरीब लोग थे वो राजाओं को क्या पे करते थे? टैक्स पे करते थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में कर कहते हैं। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को कर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कर को वसूलने के लिए यानी कि टैक्स वसूलने के लिए राजा क्या करते थे? अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। नियुक्ति मतलब उनको हायर करते थे। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे
अधिकारी उन्हें सजा भी देते। मतलब कि कोई ऐसे लोग होते थे जो राजा को कर या टैक्स देते नहीं थे, तो वो अधिकारी क्या करते थे, उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया, वेतन मतलब कि सैलरी भी दी जाती थी। संदेशावाहक एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्य कलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्रीय प्रांत थे, यानी कि मौर्य साम्राज्य में भी और छोटे छोटे क्या थे, प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता है। मतलब कि जो स्थान के, अब जरूरी नहीं है पुराने ज़माने में जो राजा के द्वारा बनाए गए नियम होते थे सिर्फ उन्हीं को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने के लिए की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि उस रास्ते से गुजरने के लिए उन्हें क्या पे करना पड़ता था, कर यानी कि टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि टैक्स उन्हें पैसों के रूप में ही दिया जाता था, नहीं, वो उस टैक्स को गिफ्ट्स एज अकॉर्डिंग टू अपनी गिफ्ट्स वगैरह दे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आपको उत्तर पश्चिम से जो आते थे, ठीक है, मतलब कि उत्तर पश्चिम दिशा से जो लोग उस रास्ते से को क्रॉस करते थे, तो वहाँ पर क्या है, सोना बहुत ज़्यादा क्या है, कीमती है, तो वो उनके लिए कर या टैक्स के रूप में क्या लेकर आया करते थे, सोना लेकर आया करते थे उन्हें भेंट करने के लिए, सो दैट वो उन्हें क्या करें, आगे जाने दें। ठीक है, तो उन्हें सोना देकर जाया करते थे। ओके, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। भारत सोने और कीमती पत्थरों के प्रसिद्ध संभव के संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए, मतलब कि नजराने के रूप में, टैक्स के रूप में क्या किए जाते थे, वो इकट्ठे किए जाते थे। सो आज हम हमारा चैप्टर यहीं तक करेंगे, कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, वेरी गुड डे।